अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 12 का ये लेक्चर नंबर 12 है। रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है जो कि है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स को इसलिए रेफ़र कर रहे हैं कि सारी मेटल्स हैं सिवाय एक के, एक नॉन मेटल के जो कि हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बीच में रेफरेंस पॉइंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, यानी वो मेटल्स जो जिनकी एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, हाइड्रोजन नॉन मेटल से ज़्यादा है, वो हाइड्रोजन से ऊपर होंगी, और कुछ ऐसी भी मेटल्स हैं जिनकी एक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, वो हाइड्रोजन से नीचे आ जाएंगी। और हाइड्रोजन को इन मेटल्स के दरमियान में रखने की एक वजह ये भी है कि मेटल्स जो हैं ये बहुत सारे ऐसे जगहों पे रिएक्ट करती हैं जहाँ ये जो हाइड्रोजन वहाँ पे मौजूद है उसको निकाल देते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारी मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करें तो वाटर में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देती हैं। बहुत सारी मेटल्स जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो एसिड्स में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देती हैं। तो फिर ये चेक करने के लिए कि कौन सी मेटल एसिड्स या वाटर में से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकती है या नहीं कर सकती, तो बीच में हाइड्रोजन जो है उसको प्लेस करना था। वैसे ये मेटल्स ही की एक्टिविटी सीरीज़ है। नॉन मेटल जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, बीच में फिर एक तरह का रेफरेंस बन जाता है, तो इसका एडवांटेज है। तो चलें इसको डेफिनेशन से हम इसको आगाज़ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी सीरीज़ को हमने डिफ़ाइन करना है। सीरीज़ का मतलब है कि एक अरेंजमेंट है। सीरीज़ मींस एक अरेंजमेंट है जो हमें मेटल्स की एक्टिविटी बताती है। अभी एक्टिविटी पे भी बात करूँगा, लेकिन किस बेस पे। जब हम मेटल्स को अरेंज करें, जैसे स्टूडेंट्स को अरेंज किया जाता है असेंबली हॉल में, तो रोल नंबर के बेस पे कर सकते हैं, हाइट की बेस पे कर सकते हैं, आप उनको क्लास की बेस पे अरेंज कर सकते हैं। तो कोई फैक्टर तो होना चाहिए ना जब आप अरेंजमेंट कर रहे हैं, सीरीज़ बना रहे हैं। तो वो कौन सा फैक्टर है, कौन सा क्राइटेरिया है? दैट इज़ ईज़ ऑफ ऑक्सीडेशन। अब ईज़ ऑफ ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि वो मेटल कितनी आसानी से ऑक्सीडाइज होती है। मेटल के ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। मेटल ने अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो गेन करने वाला भी होना चाहिए, और गेन करने वाला कौन है? उसी मेटल का आयन जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद है। एग्जांपल की मदद से इस बात को समझें। हम एग्जांपल यहाँ पे कॉपर मेटल की ले लेते हैं। मेटल के तौर पे तो कॉपर की जो स्टैंडर्ड स्टेट है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे वो सॉलिड है, तो ऐसे लिख लिया। अब स्टूडेंट्स, ये कॉपर जो है इसको हम प्लेस करते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर, और उस सॉल्यूशन में कॉपर के आयंस जो हैं वो मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन बना रखा है, एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे AQ लिख लेते हैं एक्वस के लिए, और साथ कॉपर सल्फेट का है तो चलो सल्फेट भी साथ रेफ़र कर दें, वगरना कॉपर ही काफ़ी है क्योंकि हम कॉपर मेटल और कॉपर आयन को रेफ़र कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो स्टूडेंट्स, जो कॉपर मेटल है, जब ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इसको प्लेस किया जाएगा तो ये देखना है कि ये कॉपर मेटल कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकती है, इलेक्ट्रॉन दे सकती है अपने ही कॉपर आयन को। ये होगी इसकी ईज़ ऑफ ऑक्सीडेशन टू रिस्पेक्टिव आयन, यानी कॉपर मेटल जब इसको अपने ही आयन के साथ कांटेक्ट में लाया तो क्या कॉपर मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन्स अपने कॉपर आयन्स को दे रही है, रिमूव कर रही है, या इसमें उसको मुश्किल है। अब जारी बात है, एक मेटल जो है अगर उसकी बात करें तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। सीरीज़ बनाने के लिए हमें और मेटल्स चाहिए और उनको आपस में कंपेयर करना होगा, तो साथ जिंक की बात कर लेते हैं। एक जिंक है, तो जिंक मेटल जो है अपने जिंक आयंस को कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे सकती है, कितनी आसानी से जिंक की ऑक्सीडेशन हो सकती है टू रिस्पेक्टिव आयन। तो कॉपर और फिर जिंक को कंपेयर कर लिया। इसी तरह आप आयरन की बात कर सकते हो, आप निकल की बात कर सकते हो, कोबाल्ट की बात कर सकते हो, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की बात कर सकते हो। तो आप हर मेटल जिसको आप एक्टिविटी सीरीज़ में लाना चाहते हो, आप उस मेटल की ईज़ ऑफ ऑक्सीडेशन टू रिस्पेक्टिव आयन स्टडी करोगे, फिर देखोगे कि उसका लेवल बाकियों के मुकाबले में क्या बनता है। अगर किसी की एक्टिविटी ये ईज़ ऑफ ऑक्सीडेशन जिंक से ज़्यादा है तो जिंक के ऊपर उसको होना चाहिए, और जिंक से कम है तो उसको जिंक के नीचे होना चाहिए। इस तरह से जिसकी ईज़ ऑफ ऑक्सीडेशन टू रिस्पेक्टिव आयन जो है वो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, वो टॉप पे, फिर उससे नीचे उससे कम वाला, फिर उससे नीचे उससे कम वाला। तो ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ईज़ ऑफ ऑक्सीडेशन टू द रिस्पेक्टिव आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। इस बेस पर, इस क्राइटेरिया को लेकर हम मेटल्स को अरेंज करते हैं, और ये अरेंजमेंट जो है एक्टिविटी सीरीज़ कहलाती है। स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी सीरीज़ का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है
वो ये है कि ये एक्टिविटी सीरीज़ हमें बता सकती है कि कौन सी मेटल किसी दूसरे मेटल के आयन को रिप्लेस कर सकती है, और ये जो रिएक्शंस होते हैं इनको रिप्लेसमेंट या डिसप्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। तो एक्टिविटी सीरीज़ के इस एडवांटेज को कि ये डिसप्लेसमेंट को प्रेडिक्ट करती है, इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन। पहले डिसप्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। एक डिसप्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर दे तो ऐसा रिएक्शन रिप्लेसमेंट या डिसप्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। इसकी जनरल इक्वेशन अगर आप देखें नीचे, तो यहाँ जनरल एक कंपाउंड मौजूद है एक्स वाई। अगर आप गौर करें तो ए ने एक्स वाई में से एक्स को हटा दिया, अलग कर दिया और ख़ुद उसकी जगह ले ली। तो हम कह सकते हैं कि ए ने रिप्लेस किया एक्स को इन द कंपाउंड एक्स वाई और एक नया कंपाउंड बना दिया ए वाई। तो ऐसे रिएक्शन डिसप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं। एक्टिविटी सीरीज़ ये प्रेडिक्ट करती है कि कौन सा मेटल जो है वो किस मेटल को कंपाउंड में रिप्लेस कर सकता है। इसको भी हम एक एग्जांपल की मदद से सीखते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जांपल हम ले रहे हैं जिंक कॉपर एक्टिविटी, जिंक कॉपर कम्बिनेशन। और स्टार्ट में इसमें हमने 3 हिस्से कर दिए। 3 हिस्सों में पहली जो हेडिंग है उसमें हम क्या करें, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया और उसमें जिंक को डाल रहे हैं, जिंक को ऐड कर रहे हैं। चेक ये करना है, देखना ये है कि क्या जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर सकती है या नहीं कर सकती। तो जवाब है यस, जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को हटाकर खुद उसकी जगह ले सकती है। क्यों कि जिंक की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कॉपर। आगे नीचे इसको और डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। पहले एग्जांपल के पार्ट ए को, हेडिंग ए को देख लें। तो इसके लिए हमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है। कॉपर सल्फेट का हम जो एक्वस सोल्यूशन लेते हैं स्टूडेंट्स, ये ब्लूइश कलर का होता है, ब्लू सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का। अच्छा, कॉपर के आगे ये जो ब्रैकेट में 2 लिखा है ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये जो कंपाउंड्स हैं, स्पेशली आयोनिक कंपाउंड्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हैं, उनके लिखने के रूल्स में से एक रूल है कि जब आप कोई ट्रांजिशन मेटल जो है उसके कंपाउंड का नाम लिख रहे होते हैं, तो ट्रांजिशन मेटल के चूँकि ऑक्सीडेशन नंबर्स बदलते रहते हैं। कॉपर है, कहीं एक जगह कॉपर +2 है तो किसी और कंपाउंड में कॉपर +1 होगा। मैंगनीज कहीं +1, कहीं +2, कहीं +3, तो कहीं +4, 5, 6 हो सकता है। तो फिर बताना होता है जब नाम लिखते हैं, अगर उसमें ट्रांजिशन मेटल है तो फिर आगे उस बता देते हैं कि उस कंपाउंड में उस ट्रांजिशन मेटल के ऊपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये जो 2 लिखा है इसका मतलब है कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। जिसका पहले जिक्र आता है वो पॉजिटिव होता है। कॉपर पहले है, मेटल है पॉजिटिव, और सल्फेट उसके बाद में नॉन मेटालिक आयन है और ये -2 इस पे चार्ज है। तो ये आपको बता दिया। अब ये जो कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन है ना स्टूडेंट, इसमें जैसे ही जिंक मेटल को प्लेस करेंगे तो ये जो ब्लू कलर है सोल्यूशन का, ये आहिस्ता आहिस्ता फेड होता जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो ब्लू कलर का ख़त्म होना है, ब्लू कलर का डिसअपेयर होना है, ये एक निशानी है, ये एक साइन है कि जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिसप्लेस कर दिया। कि जब तक कॉपर जो है वो आयन की फॉर्म में मौजूद है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन का कलर ब्लूइश होना चाहिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर +2 आयंस। लेकिन जिंक ने कॉपर +2 आयंस को हटा दिया, उनको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर आयंस को दे दिए और कॉपर को मेटल में कन्वर्ट कर दिया, और ख़ुद जिंक मेटल जो है जिंक से जिंक आयंस में कन्वर्ट हो गई और कॉपर को हटाकर उसने जिंक ने अपनी जगह बना ली। इसको डिसप्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट कहेंगे। इसी बात को करने का एक और अंदाज़ भी है, क्योंकि बुक में इसको भी मेंशन किया है तो मैंने यहाँ नोट्स में ले लिया। ये कन्फ्यूजिंग पार्ट है, ताकि मैं आपको समझा दूँ तो मैंने यहाँ इसको लिख लिया है। अब ये पार्ट क्या है, ये वही बात कि डिसप्लेसमेंट हो रही है, इसको इन टर्म्स ऑफ कलर्स जो है वो लिखा गया है। अब जो जिंक मेटल हमने प्लेस की है तो जिंक का जो कलर होता है स्टूडेंट्स, जिंक ग्रे सिल्वरी कलर की मेटल है। तो जिंक को कॉपर सल्फेट में प्लेस करने का मतलब है
कि एक ग्रे मेटल जिंक हम कॉपर सल्फेट में प्लेस कर रहे हैं और उसने किसको रिप्लेस किया है, कॉपर को रिप्लेस किया है, जिसका कलर जो है वो रेड ऑरेंज है। जो प्योर कॉपर होता है ना, उसका कलर जो है वो रेड ब्राउन रेड ऑरेंज होता है। तो यहाँ आपकी बुक में रेड ऑरेंज मेंशन किया गया। तो ग्रे मेटल जिंक ने रेड ऑरेंज मेटल कॉपर को रिप्लेस कर दिया। तो ये वही बात है लेकिन सादा अल्फाज में इन टर्म्स ऑफ कलर्स। तो अगर आप इसको समझ गए हैं और कन्फ्यूजन दूर होगी और इसको लिखना चाहते हैं तो ज़रूर इस लाइन को इस्तेमाल करें, इस पार्ट को। अदरवाइज़ अगर इसको आप निकाल भी देते हैं तो पिछला पार्ट जो है वो मेन पार्ट है डिस्प्लेसमेंट के हवाले से। बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। तो इस सॉल्यूशन में जो कॉपर आयंस हैं वो रिड्यूस हो गए हैं। इस रिएक्शन में सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयंस मौजूद थे वो रिड्यूस हो गए। क्यों? जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे दिए, तो कॉपर आयन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किए तो कॉपर की रिडक्शन हुई और कॉपर आयंस रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो गए, कॉपर मेटल में। और जो जिंक है उसकी ऑक्सीडेशन हुई क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किया, तो वो ऑक्सीडाइज होकर जिंक आयंस में कन्वर्ट हो गए। जैसे कि आपको ये इक्वेशन जो है वो प्रोडिक्ट कर रही है, ये चीज़ बता रही है कि जिंक मेटल है, कॉपर आयंस हैं, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कॉपर आयंस को दिए तो कॉपर जो है वो रिड्यूस होकर कॉपर मेटालिक फॉर्म में चला गया और जिंक मेटालिक से जिंक आयंस के फॉर्म में चले गए। तो ये कब हुआ? जब आपने जिंक को रखा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। अब आप रिवर्स कर लो, कॉपर सल्फेट की जगह अब आप जिंक सल्फेट ले लो और इसमें आप प्लेस किसको कर दो, अब आप इसमें कॉपर जो है वो प्लेस करो। पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें जिंक डाला। अब जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेकर उसमें कॉपर ऐड करते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या कॉपर भी जिंक को हटा सकता है, जैसे जिंक ने कॉपर को हटाया, क्या कॉपर जिंक को हटा सकता है जिंक सल्फेट में से। तो जब प्रैक्टिकली ऐसा करते हैं तो पता चलता है नो, कॉपर मेटल जो है जैसे ही उसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं किसी तरह का कोई रिप्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होता। कॉपर जो है वो जिंक सल्फेट में से जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है। तो इस बात को हम कंक्लूजन के अंदाज में लिखें जो इस एग्जांपल में हमारी तीसरी एडिंग बनती है कंक्लूजन। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का वो ज़्यादा है, ग्रेटर है, किससे भाई? जिंक से। अब लास्ट जो 2 और 3 लेक्चर्स हैं उनमें हमने रिडक्शन पोटेंशियल पे बहुत ज़्यादा बात की है और आपको बता रखा है कि रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि रिड्यूस होने की कितनी ज़्यादा टेंडेंसी है। तो कॉपर और जिंक को कंपेयर करें तो जो कॉपर है उसका चूँकि रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इट मीन्स कि कॉपर में रिड्यूस होने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा है। कॉपर और जिंक के साथ जब कांटेक्ट में आएगा तो कॉपर रिड्यूस होना चाहेगा, जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। क्यों? कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है जिंक के मुकाबले में, इसने रिड्यूस होना है तो जिंक ने ऑक्सीडाइज होना है। यही वजह है कि जिंक ऑक्सीडाइज होता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कॉपर को दे देता है और कॉपर जो है वो रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू द रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही चीज़ नीचे भी लिखी है। इसका मतलब है कि जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है और जो कॉपर आयंस हैं वो रिड्यूस होंगे क्योंकि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। इट मींस जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है लेकिन कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं तो अदर एग्जांपल्स की एडिंग बनाकर हम उनको भी लिख लेते हैं। इसी तरह से बच्चे मैग्नीशियम और एलुमिनियम, या एलुमिनियम भी पढ़ते हैं, आप एलुमिनियम दोनों चलते हैं। तो खैर मैग्नीशियम है, एलुमिनियम है, ये कॉपर आयंस को डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्यों डिस्प्लेस कर सकते हैं? क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम और एलुमिनियम ऊपर हैं, इनमें ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है कॉपर के मुकाबले में। तो अगर मैग्नीशियम और एलुमिनियम में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब है फिर कॉपर में रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए मैग्नीशियम और एलुमिनियम ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कॉपर रिड्यूस हो जाता है। इन अदर वर्ड्स मैग्नीशियम और एलुमिनियम कॉपर आयंस को डिस्प्लेस कर सकते हैं लेकिन सिल्वर जो है वो कॉपर आयंस को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में सिल्वर नीचे है, कॉपर ऊपर है। इसका मतलब हुआ कि कॉपर और सिल्वर का जब कम्बिनेशन बनेगा
तो फिर कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी, सिल्वर की रिडक्शन होगी, क्योंकि सिल्वर जो है वो एक्टिविटी सीरीज़ में नीचे है, तो उसमें ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी फिर कॉपर के मुकाबले में कम होगी, लिहाजा सिल्वर रिड्यूस हो जाएगा और सिल्वर के मुकाबले में कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर कुछ और मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम और पोटाशियम है। सोडियम और पोटाशियम मेटल्स और इस तरह की कुछ और, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती हैं, डिस्प्लेस कर सकती हैं, किस में से? वाटर में से। और यही इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन को हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं। उसकी मेन वजह यह है कि मेटल्स आमतौर पे इनके बहुत सारे मशहूर रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हैं वो एसिड्स और वाटर के साथ होते हैं, जहाँ पे ये मेटल्स वाटर में से हाइड्रोजन और एसिड्स में से हाइड्रोजन रिप्लेस कर देती हैं। तो बीच में हाइड्रोजन अगर हम डाल देते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी मेटल वाटर और एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है और कौन सी मेटल्स एसिड्स और वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो सोडियम और पोटाशियम की फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो ये वाटर में से और एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कॉपर और सिल्वर की, तो कॉपर और सिल्वर जो है वो वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि कॉपर और सिल्वर एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे मौजूद हैं और हाइड्रोजन जो है वो ऊपर मौजूद है, तो जो नीचे है वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो ये कुछ और एग्जांपल्स इन्हें भी याद कर लें तो आपका लॉन्ग आंसर जो है वो और अच्छा हो जाएगा। अब है एक्टिविटी सीरीज़, और जैसे बुक में एक्टिविटी सीरीज़ दी गई है वही यहाँ पे है, और जो बुक पे साइड पे नोट्स बताए गए हैं तो वही यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। और फिर मैंने इसको बैकग्राउंड कलर भी रिएक्टिविटी के हिसाब से दे दिए। जो ज़्यादा रिएक्टिव है उनको डार्क कलर, जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम हो रही है हाइड्रोजन तक, वैसे वैसे कलर जो है वो फेड हो रहा है। फिर हाइड्रोजन उसको थोड़ा सा ग्रीनिश कलर दिया है, लाइट ग्रीनिश कलर एक तरह से, तो ये रेफरेंस हो गया। और उसके नीचे फिर जो है वो मेटल्स हैं जिनकी एक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, जिनकी ऑक्सीडाइज होने की जो एबिलिटी है वो हाइड्रोजन से कम है। खैर, अब इसको याद कैसे करना है, मैं आपके लिए इसका एक आसान हल लेके आया हूँ। एनी हाउ ये आपको याद तो करनी है, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप एक्टिविटी सीरीज़ बना देते हैं तो इसका बहुत आपको फ़ायदा होगा, एडवांटेज होगा। और साथ ही कि ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, साथ ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरी की पूरी आप एक्टिविटी सीरीज़ याद कैसे करेंगे जो आपकी बुक में दी गई है। तो पहला एक हिस्सा, एक सेगमेंट बनता है लिथियम से लेके सोडियम तक। इन मेटल्स को हम नाम देते हैं वेरी रिएक्टिव मेटल्स का, हाईली रिएक्टिव मेटल्स का। और फिर उसके नीचे एक सेगमेंट बनता है मैग्नीशियम से लेकर कैडमियम तक, CD तक, तो ये एक सेगमेंट बनता है। इनको हम इंटरमीडिएट एक्टिविटी वाली मेटल्स जो हैं वो कहते हैं। अब इन दो सेगमेंट्स जो हैं मेटल्स के, इनको आप एक शेर की मदद से, शेर तो नहीं है एक तरह से लेकिन शेर वाला ही एक एक्रोनिम बन जाता है, इसको आप याद रख लें। ये मैंने आपके लिए बना रखा है, ली के बहुत से कारनामे मुग़ल मंजूर करे आके। ली के बहुत से कारनामे मुग़ल मंजूर करे आके, तो ऊपर वाले जो दो सेगमेंट्स हैं वो दोनों इससे कवर हो जाते हैं। जैसे लिथियम के लिए आ गया बच्चे, जो के है ये आ जाएगा पोटाशियम के लिए, बहुत ये बैरियम के लिए Ba, और इसी तरह से आगे मैं बता देता हूँ। अब से जो है ये स्ट्रॉन्शियम के लिए, और कार नामे में का जो है कैल्शियम के लिए, और नामे में ना यानी Na सोडियम के लिए। तो इस तरह जो पहला सेगमेंट है वो आपको इस ऊपर वाले जो एक लाइन है, एक हिस्सा है, उससे हो गया लिथियम, पोटाशियम, बैरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम और सोडियम। तो इस ली के बहुत से कारनामे इससे हो गया। फिर नीचे वाला जो सेगमेंट है मुग़ल मंजूर करे आके, तो मुग़ल में मुग़ Mg के लिए मैग्नीशियम, और फिर गल जो है वो एल्युमिनियम के लिए Al, तो मुग़ल MgAl यानी मैग्नीशियम एल्युमिनियम, मंजूर में Mn मैंगनीज़ के लिए, और ज़ूर में Zn यानी जिंक, और क्रोमियम के लिए R से I आयरन, और इसी तरह से K जो है वो कैडमियम CD जिसका सिंबल है। तो ये दोनों सेगमेंट्स अगर एक तरह का ये शेर बन जाता है, बहरहाल ये किसी बैर और वज़न में तो नहीं है, लेकिन इसको आप कहने को शेर ही कह लें, क्या यूँ समझें कि एक ऐसा शेर जो वज़न और बैर पे नहीं है।
तो ये आपको याद करने में मदद देगा। ली के बहुत से कारनामे मुग़ल मंजूर करे आके, तो पहले 2 सेगमेंट्स जो हैं ये आपके इसी से तैयार हो जाएंगे। फिर नीचे 2 सेगमेंट्स हैं जिसमें हाइड्रोजन जो है उसको भी मैंने नीचे वाले सेगमेंट के साथ मिला दिया। तो इसमें कोबाल्ट है, निकल है, टिन है, लेड है, हाइड्रोजन, कॉपर, फिर नीचे सिल्वर है, मरकरी है, प्लैटिनम है और गोल्ड है, AU गोल्ड के लिए। तो इनको भी इसी तरह से हम एक छोटे से फ्रेज़ से तैयार कर लेते हैं। कोई ना सुन ले, ये कोई बंदा किसी दूसरे बंदे से कह रहा है, कोई ना सुन ले है कुछ आज मरकरी पे गोल्ड। तो अब इसमें देखें, कोई ना सुन ले, कोबाल्ट ना NI से निकल, सुन SN यानी टिन, ले लेड यानी PB, और है हाइड्रोजन के लिए कुछ CU, कॉपर के लिए आज AG, सिल्वर के लिए मरकरी HG आ जाएगा, पे प्लैटिनम PT और गोल्ड AU। तो इस तरह से इंक्लूडिंग हाइड्रोजन ये नीचे वाले जो सेगमेंट्स हैं ये भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो बड़ी आसानी से ये पूरी एक्टिविटी सीरीज़ आप याद कर लेंगे। एक्टिविटी सीरीज़ में अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो सेगमेंट्स बने हुए हैं इसमें कुछ बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं, कुछ कम, कुछ और कम, फिर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन से कम भी रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ नीचे हेडिंग्स के अंदर भी, एप्लीकेशन की हेडिंग में भी लिखी हुई हैं और यहाँ साइड पर भी इंक्लूड है। चाहे तो आप नीचे एप्लीकेशन की हेडिंग्स इनको तैयार करें, चाहे तो यहाँ ये जो टेबल बना हुआ इसमें से तैयार करें, ऑलमोस्ट एक ही बात है। तो लिथियम से लेके सोडियम तक ये जो सेगमेंट बनता है ये वेरी रिएक्टिव मेटल्स का सेगमेंट है। ये इतना रिएक्टिव है कि कूल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करके उसमें से हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर देते हैं। और उसमें सोडियम और पोटाशियम का जो कूल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करना है ये वायोलेंट है, एक्सप्लोसिव है, बहुत तेज़ी से वायोलेंटली एक्सप्लोसिवली वाटर के साथ सोडियम और पोटाशियम रिएक्ट करते हैं। और मेटल्स के इन मेटल्स की जो एसिड्स के साथ रिएक्टिविटी है उसको भी देखें तो एसिड्स के साथ भी इनका जो रिएक्शन है वो वायोलेंट है, बहुत रैपिड रिएक्शन होता है। फिर जो दूसरा सेगमेंट है मैग्नीशियम से लेके कैडमियम तक, इस सेगमेंट को हम देते हैं कि ये वो मेटल्स हैं जिनकी इंटरमीडिएट एक्टिविटी है, ये कूल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करते, ये फिर रूम टेम्परेचर पे जो वाटर है उसके साथ भी नहीं रिएक्ट करती मेटल्स, ये स्टीम वाटर या आप कह लो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। और एसिड्स में जो HCl कैटेगरी जो है, ऐसे एसिड्स जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हैं जैसे HCl है, इसके साथ ये रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन को रिलीज़ करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। तीसरा सेगमेंट कोबाल्ट से लेके लेड तक है। तो स्टूडेंट्स इनको हम मॉडरेटली एक्टिव मेटल्स कहते हैं। HCl जो कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है उसके साथ बहुत स्लो रिएक्ट करेंगे। इससे ऊपर वाली जो है वो ठीक ठाक रेट पे HCl के साथ रिएक्ट कर रही है, लेकिन उससे नीचे एक्टिविटी और कम होगी और HCl के साथ रिएक्शन तो है लेकिन स्लो रिएक्शन है। ऊपर वाली जो मेटल्स हैं वो एसिड वाटर में हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रही हैं, लेकिन ये नीचे एक्टिविटी और कम होगी और ये वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही। इससे नीचे हाइड्रोजन है जो कि स्टैंडर्ड है या रेफरेंस, जैसे मैंने इंट्रो में आपको बताया, इसको रेफरेंस के तौर पे बीच में इंक्लूड किया गया है। और इससे नीचे जो 2 सेगमेंट्स हैं मेटल्स के, ये दोनों जो हैं नोबल मेटल्स कहलाते हैं। जिस तरह नोबल गैसेस होती हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, ना होने के बराबर है, आलमोस्ट किसी और एलिमेंट के साथ वो रिएक्ट नहीं करती अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, वैसे ही ये नोबल मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही लो है। तो इनमें फिर 2 ग्रुप्स बन जाते हैं, एक को हम मॉडरेटली नोबल मेटल्स कहते हैं और एक को वेरी नोबल मेटल्स कहते हैं। जो मॉडरेटली नोबल मेटल्स हैं ये HCl जो कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है उसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, लेकिन जो ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हैं जैसे कि नाइट्रिक एसिड है, क्लोरिक एसिड है, इसके साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं। जो वेरी नोबल मेटल्स हैं ये तो किसी एसिड के साथ, खा ऑक्सीडाइजिंग हो नॉन ऑक्सीडाइजिंग हो, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये सिर्फ एक्वा रिजिया के साथ जो है वो एक्ट करती हैं, रिएक्ट करती हैं, जिसमें डिज़ोल्व होती हैं, जिसमें प्लैटिनम और गोल्ड है। ये वेरी नोबल मेटल्स हैं, एक्वा रिजिया में ही ये डिज़ोल्व होती हैं। और एक्वा रिजिया आप 9th केमिस्ट्री में पढ़ के आए थे। ये 2 एसिड्स का, 2 कंसनट्रेटेड एसिड्स का कम्बिनेशन है। इसमें 3 पार्ट्स HCl लेते हैं और 1 पार्ट जो है वो नाइट्रिक एसिड लेते हैं। कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, 3 पार्ट्स बाय वॉल्यूम HCl और 1 पार्ट बाय वॉल्यूम आपने नाइट्रिक एसिड ले लिया। उसका जो मिक्सचर है, कम्बिनेशन, उसको एक्वा रिजिया कहते हैं।
और ये डिज़ोल्व कर सकता है प्लैटिनम और सिल्वर को, जो वेरी नोबल मेटल्स हैं। इसके अलावा प्लैटिनम और सिल्वर किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, इसके नीचे हमारे पास हेडिंग है एप्लीकेशंस की। अभी जो ऊपर चीज़ें आपको समझाई हैं वही कुछ नीचे है, तो क्विकली मैं इसका ओवरव्यू देते हुए लेक्चर को जो है वो एंड करूँगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के ऊपर हम डिस्कस कर चुके कि एक्टिविटी सीरीज़ में वो मेटल्स जो ऊपर हैं वो नीचे वाले जो मेटल्स हैं उनके कटाइंस को इलेक्ट्रॉन दे के रिप्लेस कर सकती हैं। एग्जांपल हमने इसकी ऑलरेडी सीख रखी है। यहाँ पे एक और एग्जांपल मौजूद है कि बैरियम है और साथ लेड ऑक्साइड है। तो बैरियम चूँकि ऊपर है तो लेड को यहाँ से हटा देगा और बैरियम उसकी जगह ले लेगा, तो बैरियम ने लेड को ऑक्सीडाइज कर दिया। इसी तरह से आप यूँ भी बात कर सकते हैं कि जो आयरन पैलेट्स हैं उनको अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में ऐड करें तो किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता। उसकी वजह है कि मैग्नीशियम ऊपर है, आयरन नीचे है। तो आयरन चूँकि नीचे है तो नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। फिर रिएक्शन विद वाटर है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं तो वो कूल वाटर के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन को लिबरेट कर देती हैं। सोडियम इसमें एग्जांपल है, इक्वेशन को देख लीजिएगा। इसी तरह से जो इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी वाली मेटल्स हैं वो फिर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, कूल्ड वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं करती। फिर जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। अगर वाटर बेशक हॉट भी हो, स्टीम भी हो, तो भी वो रिएक्ट नहीं करती। तीसरी हेडिंग में रिएक्शन विद एसिड्स है, तो इसको भी ऊपर डिस्कस किया कि जो रिएक्टिव मेटल्स हैं जो एक्टिविटी सीरीज में टॉप पे हैं वो वायलेंटली रिएक्ट करेंगी तमाम एसिड्स के साथ। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगी, जैसे HCl, और वहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगी। मैग्नीशियम आप देख लें तो मैग्नीशियम जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करके तो वहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, उसकी जगह इसने खुद ले ली है। इसी तरह से जो मॉडरेटली एक्टिव मेटल्स हैं, जो थर्ड लास्ट सेगमेंट है कॉपर, निकल, टिन और लेड का, तो ये स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करते हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग जो एसिड है और उसमें भी कंसनट्रेटेड 1 मोलर HCl सॉल्यूशन उसके साथ स्पॉन्टेनियसली ये मॉडरेटली एक्टिव मेटल्स रिएक्ट कर जाएंगे। फिर नोबल मेटल्स है। नोबल मेटल्स में जो ऊपर वाला सेगमेंट है मॉडरेटली नोबल मेटल्स, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, लेकिन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड HCl वगैरह के साथ जो मॉडरेटली नोबल मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करती। और जो वेरी नोबल मेटल्स हैं वो सिवाय एक्वेरिजिया के किसी के साथ एक्टिविटी शो नहीं करती। चौथा नंबर पे स्टूडेंट्स रिएक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम है। ये खासी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन में और MCQ में पूछ लिया जाता है, क्योंकि उसकी बात ज़रा हट के है। अब एल्युमिनियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है एक हद तक, स्मॉल डिग्री तक। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एल्युमिनियम, अब जो आपने रॉड लिया, जो शीट ली है, एल्युमिनियम के एटम्स कुछ सरफेस पे हैं और कुछ उसके अंदर है। तो जो चारों तरफ से सरफेस के ऊपर एल्युमिनियम के एटम्स हैं वो जब रिएक्ट करते हैं हॉट वाटर के साथ तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की कोटिंग, यानी एल्युमिनियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया सरफेस के ऊपर। तो ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सरफेस पे बन गया है ये एल्युमिनियम को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने देता और ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पे एक्ट करता है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की सरफेस के ऊपर कोटिंग बन जाने की वजह से जो इनर एल्युमिनियम के एटम्स हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, वो महफूज रहते हैं। ये चीज़ आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि क्यों, क्या वजह है? क्योंकि जो प्रोटेक्टिव कोटिंग बनती है एल्युमिनियम की सरफेस पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की, वो फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकती है, स्टॉप करती है। फिर नंबर 5 पे बच्चे मेटल्स बिलो हाइड्रोजन, तो ये हम डिस्कस कर चुके कि हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल्स मौजूद हैं वो 1 मोलर जो HCl है उसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। उस HCl में से जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। उसकी वजह कि वो नीचे मौजूद है, हाइड्रोजन से नीचे हैं। जो हाइड्रोजन से नीचे होगा वो हाइड्रोजन को कैसे रिप्लेस कर सकता है? तो जो मेटल्स बिलो हाइड्रोजन है वो HCl में से हाइड्रोजन को लिबरेट या रिलीज़ नहीं कर सकते और ये मेटल्स जो हैं हाइड्रोजन आयंस को रिड्यूस नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप इसको उल्ट करते हैं, जो HCl है या हाइड्रोजन है उसका सॉल्यूशन लेने की बजाय, हाइड्रोजन आयंस लेने की बजाय आप इन मेटल्स के आयंस ले लो। ये जो हाइड्रोजन से नीचे मेटल्स हैं ना, इनके आप एक्वस आयंस ले लो और उसमें से हाइड्रोजन गैस पास करो एट 1 ATM, तो हाइड्रोजन जो है वो इनको रिप्लेस कर सकते हैं। हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से नीचे मेटल्स मौजूद है ना,
चूँकि डेफिनेटली हाइड्रोजन टॉप पे है तो वो नीचे वालों को रिप्लेस करेगी। तो ये नीचे हाइड्रोजन से नीचे जो मौजूद हैं ये नोबल मेटल्स हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो नोबल मेटल्स को रिप्लेस कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है, क्योंकि नोबल मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन से नीचे हैं। लेकिन नोबल मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि नोबल मेटल्स नीचे तो हाइड्रोजन ऊपर है। अब नोबल मेटल्स में भी दो, एक मॉडरेटली नोबल मेटल्स जैसे कॉपर, सिल्वर और मरकरी वगैरह हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ ही रिएक्ट करते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड है, क्लोरिक एसिड है, परक्लोरिक एसिड्स हैं, इनके साथ रिएक्ट करेंगे। और जो वेरी नोबल मेटल्स हैं वो किसी भी इन एसिड्स का ऑक्सीडाइजिंग हो या नॉन ऑक्सीडाइजिंग हो उनके साथ रिएक्ट नहीं करते, सिवाय उनकी जो एक्टिविटी है एक्वा रिजिया के साथ, सिवाय उसके। स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये टॉपिक, ये लेक्चर और ये चैप्टर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर 11 है उसके 2 टॉपिक्स आपको समझाऊंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।